माय लास्ट डचेस एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने 1842 में पब्लिश किया था अपने कलेक्शन ड्रामेटिक लिरिक्स में। इस पोम का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इटालियन रिनाइसेंस से इंस्पायर्ड है, स्पेशली अल्फोंसो से, जिनके बारे में माना जाता है कि उसकी वाइफ ल्यूक्रेजिया की मिस्टेरियस डेथ हुई थी। ब्राउनिंग ने इस रियल इंसिडेंट को बेस बनाकर पावर, जेलसी, पैट्रियार्की और कंट्रोल जैसे थीम्स को एक्सप्लोर किया है। पोम का कॉन्टेक्स्ट है कि ड्यूक अपनी नेक्स्ट मैरिज अरेंज कर रहा है और एक एनवॉय एनवॉय का मतलब होता है दूसरे नोबल के रिप्रेजेंटेटिव, उसको अपनी लेट वाइफ की पोर्ट्रेट दिखा रहा होता है। पोम स्टार्ट होती है ड्यूक के वर्ड से, दैट्स माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव। यहाँ से एक पोजेसिव टोन आती है, माई लास्ट डचेस, जैसे वो एक ऑब्जेक्ट हो। ड्यूक एनवॉय को पेंटिंग दिखाता है जो फ्रा पेंडॉफ ने बनाई है। ड्यूक कैजुअली मेंशन करता है कि पेंटर ने शायद डचेस को कॉम्प्लीमेंट दिया होगा, चांस्ड टू से, और डचेस ब्लश कर रही होगी। लेकिन यहाँ ड्यूक का सस्पिशियन और जेलसी दिखती है, क्योंकि वो अज्यूम करता है कि डचेस हर छोटी बात पर खुश हो जाती थी। जब भी उसे कोई दूसरा कॉम्प्लीमेंट करता था तो वो खुश हो जाती थी। ड्यूक एक्सप्लेन करता है कि उसकी वाइफ की नेचर बहुत सिंपल और इनोसेंट थी, वो सबको इक्वली अप्रिशिएट करती थी। शी हैड अ हार्ट टू सून मेड ग्लैड टू इजीली इम्प्रेस्ड, यानी वो किसी भी छोटी चीज़ से खुश हो जाती थी, किसी से भी जल्दी से इम्प्रेस हो जाती थी, सनसेट, फ्लावर्स या किसी भी सिंपल जेस्चर से। पर ड्यूक को ये पसंद नहीं था, क्योंकि वो चाहता था कि डचेस सिर्फ उसको ही स्पेशल इम्पोर्टेंस दे। उसको लगता था कि उसका 900 ईयर्स ओल्ड नेम किसी भी ऑर्डिनरी चीज से कंपेयर नहीं होना चाहिए। एज इफ शी रैंक्ड माई गिफ्ट ऑफ 900 ईयर्स ओल्ड नेम विद एनीबडीज गिफ्ट। ड्यूक एक्सेप्ट करता है कि उसने कभी डायरेक्टली डचेस से बात तो नहीं की थी। आई चूज नेवर टू स्टूप, यानी वो अपनी ईगो के चलते उसको समझाने या कम्युनिकेट करने में बिलीव नहीं करता था। उसको लगता था कि उसकी जो वाइफ है वो इजीली किसी से भी इम्प्रेस हो जाती है जब उसको कोई भी कॉम्प्लीमेंट करता है। वो सबको इक्वल इम्पोर्टेंस देती है, उसके जितनी ही देती है जितनी वो उसको देती है, बट वो चाहता था कि उसको स्पेशल अटेंशन दे, वो स्पेशल इम्पोर्टेंस दे जैसी वो किसी को नहीं देती। तो इस चीज़ से वो बहुत जेलस होता था, लेकिन उसने कभी भी जाके उसको डायरेक्टली कन्वे नहीं किया, बताया नहीं, क्योंकि उसमें ईगो थी। वो ईगो के चलते उसको कभी एक्सप्लेन ही नहीं किया उसने कि उसको क्या प्रॉब्लम है। इसके बाद वो एक शॉकिंग लाइन बोलता है जो पूरा मीनिंग चेंज कर देती है, आई गेव कमांड्स देन ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर। इसका एक हिडन मीनिंग ये है कि ड्यूक ने डचेस को मरवा दिया, क्योंकि वो उसके एक्सपेक्टेशन पर खरी नहीं उतर रही थी। अब ड्यूक प्राउडली पेंटिंग को कर्टन के पीछे रखता है और सिर्फ अपनी मर्जी से किसी को दिखाता है। सिंस नन पुट्स बाय द कर्टन हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई, यानी अब वो डचेस को कंट्रोल कर रहा है और कोई उसे उसकी बिना मर्जी के देख भी नहीं सकता, कोई कर्टन नहीं हटा सकता। सिर्फ जब उसकी मर्जी होगी तभी वो कर्टन हटाएगा, इवन आफ्टर हर डेथ, उसकी डेथ के बाद में। पोम के एंड में ड्यूक सडनली टॉपिक चेंज करता है और एनवॉय को नीचे ले जाता हुआ अपनी नेक्स्ट मैरिज की बात करता है। वो इनडायरेक्टली डाउरी की भी हिंट दे देता है और एक स्टैच्यू की तरफ पॉइंट करता है, नोटिस नेपट्यून दो टैमिंग अ सी हॉर्स। ये सिंबल है ड्यूक की पर्सनालिटी का। जैसे नेपट्यून सी हॉर्स को टैम करते हैं, वैसे ही ड्यूक अपनी वाइफ को कंट्रोल करना चाहता था। ओवरऑल माय डचेस एक सिंपल स्टोरी नहीं है, एक साइकोलॉजिकल पोर्ट्रेट है, एक ऐसे इंसान का जो पावर और कंट्रोल के ऑब्सेशन में ह्यूमन इमोशंस को इग्नोर कर देता है। ब्राउनिंग ने बिना डायरेक्टली जज किए ड्यूक के वर्ड्स के थ्रू ही उसकी क्रूअल नेचर को एक्सपोज कर दिया है, और इसी वजह से ये जो पोम है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग का बेस्ट एग्जाम्पल है। पूरी पोम में सिर्फ ड्यूक बोल रहा है, लेकिन लिसनर एनवॉय कभी डायरेक्टली बोलता नहीं है, फिर भी हमें उसकी प्रेजेंस फील होती है। जैसे ड्यूक बार बार बोलता है कि विल इट प्लीज यू टू सिट एंड लुक एट हर, ये ने विल गो टुगेदर डाउन सर। इससे पता चलता है कि ये एक वन साइड कॉन्वर्सेशन है जिसमें ड्यूक खुद ही अपनी पर्सनैलिटी एक्सपोज कर देता है बिना रियलाइज किए। ये टेक्निक ही ड्रामेटिक आयरनी को क्रिएट करती है। ड्यूक अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है, पर रीडर उसकी क्रूअल्टी और एरोगेंस क्लियरली देखती है।
डचेस रियल लाइफ में फ्री और एक्सप्रेसिव थी, जो ड्यूक को पसंद नहीं आया। लेकिन पेंटिंग में वो परफेक्ट और साइलेंट है, लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव। यानी अब वो सिर्फ एक कंट्रोल्ड ऑब्जेक्ट बन गई है। ड्यूक को लिविंग डचेस से प्रॉब्लम थी, पर डेड पेंटिंग डचेस परफेक्ट लगती है। इसमें ब्राउनिंग इनडायरेक्टली दिखाता है कि कैसे पावर वाले लोग रियल इंसान को कंट्रोल नहीं कर पाते तो उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं या मरवा देते हैं। लैंग्वेज और स्ट्रक्चर भी इम्पॉर्टेंट है। पोम प्योर आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है, लेकिन राइमिंग कपलेट्स होने के बावजूद सेंटेंस कॉन्टिन्यूसली फ्लो करते हैं। इससे डक का स्पीच नेचुरल लगता है, जैसे वो कैजुअली बात कर रहा हो, बट एक्चुअली उसके वर्ड्स में कंट्रोल और कैलकुलेशन है। मतलब फॉर्म भी उसके पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। एक और चीज़ है ड्यूक का ऑब्सेशन स्टेटस और हायरार्की से। जब वो बोलता है वुड स्टॉप टू ब्लेम दिस सॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग, यानी वो अपनी वाइफ को समझाना अपनी इंसल्ट समझता था। उसके लिए रिलेशनशिप में इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसलिए वो कम्युनिकेशन की जगह पनिशमेंट चूज करता है। और वो एंड का नेपट्यून स्टैच्यू टेमिंग अ सी हॉर्स सिर्फ एक डेकोरेशन नहीं है, पूरा सिंबल है ड्यूक के माइंडसेट का, डोमिनेशन, कंट्रोल और सुपीरियरिटी का। जो वो अपनी वाइफ के साथ करना चाहता था वही नेपट्यून भी कर रहा है। तो ओवरऑल अगर एक लाइन में बोले तो ब्राउनिंग ने ड्यूक के थ्रू एक ऐसा एरिस्टोक्रेटिक माइंडसेट को एक्सपोज किया है जहाँ लव से ज़्यादा इम्पोर्टेंस पावर, ईगो और कंट्रोल की होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ड्यूक खुद खुद को गलत नहीं मानता, पर रीडर उसकी बात से उसकी डार्क रियलिटी समझ जाता है। इसके क्रिटिसिज्म पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउनिंग का ड्रामेटिक मोनोलॉग स्टाइल पर ही क्रिटिक्स फोकस करते हैं। एसी बैडले ने कहा था कि ब्राउनिंग की स्ट्रेंथ ये है कि वो अपने कैरेक्टर्स को सेल्फ रिविलेशन के थ्रू एक्सपोज करते हैं। ड्यूक खुद को जस्टिफाई कर रहा होता है, पर एक्चुअली वो अपनी क्रूअल्टी रिवील कर देता है। ब्रैडली के अकॉर्डिंग ड्यूक अपने वर्ड से ही अपनी मॉरल अगलीनेस को दिखा देता है, बिना पॉइंट के डायरेक्टली कमेंट किए। इस लाइन में क्लीन ब्रूक्स कहते हैं कि पोम का रियल मीनिंग ड्यूक के कहने में ही नहीं है, बल्कि उसके कहने और एक्चुअल ट्रूथ के बीच गैप में है। यानी आयरनी बहुत स्ट्रांग है। ड्यूक सोचता है कि वो अपनी डिग्निटी दिखा रहा है, लेकिन रीडर को उसकी इनसिक्योरिटी और जेलसी दिखती है। साइकोलॉजिकल एंगल से एफ.आर. लेविस ने ड्यूक को एक मॉरली बैंकरप्ट एरिस्टोक्रेट कहा है। लेविस के हिसाब से ड्यूक का मेन प्रॉब्लम उसका ईगो और लैक ऑफ इमोशनल डेप्थ है। उसके लिए रिलेशनशिप एक पावर गेम है, ना कि इमोशनल कनेक्शन है कोई। इसलिए वो अपनी वाइफ को समझने की जगह एलिमिनेट कर देता है। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में ये पोम और भी स्ट्रॉन्ग बन जाती है। आइसोबेल आर्मस्ट्रॉन्ग जैसे क्रिटिक्स कहती है कि डचेस एक विक्टिम है पैट्रियार्कल सोसाइटी की। उसकी स्माइलिंग नेचर को ड्यूक इमोरल समझता है, जबकि वो बस एक फ्री और लिवली पर्सनैलिटी थी। यहाँ ब्राउनिंग इनडायरेक्टली दिखा रहा है कि कैसे मेल डोमिनेंस फीमेल इंडिविजुअलिटी को सप्रेस करता है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अल्फोंसो का रेफरेंस भी क्रिटिक्स हाईलाइट करते हैं। एमसी गन कहते हैं कि ब्राउनिंग ने रिनाइंस इटली का यूज़ करके विक्टोरियन सोसाइटी को क्रिटिक किया है। यानी ये सिर्फ पास्ट की स्टोरी तो नहीं है, ये इनडायरेक्टली ब्राउनिंग के प्रेजेंट टाइम के जेंडर रोल्स और पावर स्ट्रक्चर पर भी कमेंट करता है। एक और इंटरेस्टिंग क्रिटिक है हैरोल्ड ब्लूम का। ड्यूक एक एस्थेटिक मॉन्स्टर है। वो आर्ट को अप्रिशिएट करता है, लेकिन रियल ह्यूमन लाइफ को वैल्यू नहीं देता है, क्योंकि पेंटिंग में परफेक्ट साइलेंट डचेस पसंद है उसको, पर रियल डचेस नहीं थी। यानी उसका लव भी एक्चुअली कंट्रोल का फॉर्म है। ओवरऑल क्रिटिसिज्म का एसेंस ये है कि माय लास्ट डचेस सिर्फ एक जेलसी की एक स्टोरी नहीं है। क्रिटिक्स अग्री करते हैं कि पोम पावर, पैट्रियार्की, साइकोलॉजी और आर्ट वर्सेस लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट को डीपली एक्सप्लोर करती है। ब्राउनिंग ने ड्यूक को विलन की तरह प्रेजेंट नहीं किया है, पर उसके वर्ड्स के थ्रू ही उसकी डार्क रियलिटी एक्सपोज हो जाती है, और इसी सब्टिलिटी को क्रिटिक्स सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।